माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले गवर्नमेंट बजट के बारे में। चैप्टर नंबर 5 है ये, चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं और हमारा चैप्टर नंबर 5 का ये पहला वीडियो है, यानी कि पहला पार्ट है, क्योंकि इसके आगे भी हम गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखने को हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड आल्सो द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से। सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिस एग्ज़ाम में गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपको ये चैप्टर बारीकी से हर एक पॉइंट को पढ़ना है। बेसिकली ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको सबने बताया है, इन 4 पॉइंट पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, जिसको मैं आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट बजट की हिस्ट्री से, गवर्नमेंट मीनिंग से। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, दैट इज बजट का मतलब जानते हैं आप लोग। बजट इज मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। लेकिन अगर इसको हम गवर्नमेंट के साथ जोड़ दें तो गवर्नमेंट का जो बजट बनता है दैट इज एस्टिमेटेड होता है। गवर्नमेंट जो बजट बनती है, गवर्नमेंट को क्या करना है और क्या करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, दैट मीन्स इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स। आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट को खर्च करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, दैट इज़ फॉर द फ्यूचर, यानी कि फॉर द कमिंग ईयर। गवर्नमेंट को कमिंग ईयर के लिए जो भी रिसिप्ट्स मिलने वाली होती हैं, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करने वाले होते हैं, उनका एक कंप्लीटली स्टेटमेंट होता है फॉर एन फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, क्योंकि एक्चुअल नहीं होता है, फ्यूचर के लिए होता है, इतना मिलने वाला है, एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, इतना खर्च करने वाले हैं, और एक्चुअल में हो सकता है उससे ज़्यादा, हो सकता है कम हो, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक एस्टिमेशन होता है कि आने वाले साल में इतना इतना पैसा हमें मिलेगा, इतना पैसा हम खर्च करने वाले हैं ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर, जो कि इंडिया में रन होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और आप सबको पता है इंडिया में हर साल 1 फरवरी को इंडिया का बजट पेश होता है, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए अप्लाई होता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल है 112, जहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि हर साल इंडिया को अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। और आर्टिकल नंबर 202 में ही इस बजट के बारे में बताया था कि कंपनी को कंट्री की गवर्नमेंट को अपनी कंट्री को रन करने के लिए फ्यूचर जो आने वाले फिजिकल ईयर है उसके लिए पहले से ही बजट तैयार करना पड़ेगा, जिसको बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या और बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या है, उस सब की चीज़ के बारे में बात करेंगे। बजट समझ में आ गया ना, कि गवर्नमेंट कंट्री को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर करना चाहती हैं, जो भी इनकम को मिलने वाला, उसका एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। अब बजट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से स्पेशल ऐसे ट्रांजेक्शन्स है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिसके बारे में जानना है। फर्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन पब्लिक एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज फॉर द रेजिडेंट ऑफ ऑल द कंट्री, फॉर द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज नेशनल बजट अथोराइज द पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडर द कैटेगरीज। गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा परचेज करना पड़ता है, रॉ मटेरियल परचेज करना होता है एज ए प्रोड्यूसर, रोड बनवाना है, कंक्रीट परचेज करना होता है, बिल्डिंग बनवाने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी का पेमेंट करना होता है, अदर ट्रांजैक्शन होता है, जैसे सैलरी पेमेंट करना, सब्सिडी पेमेंट करना, स्कॉलरशिप देना, तमाम गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला कंट्री के डेवलपमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यूज। एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, यानी कि रिसिप्ट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट उसके लिए अलग अलग टैक्स लगाती हैं, टैक्स अप्लाई करती है, और लोगों के ऊपर लोग टैक्स पे करते हैं। कुछ गवर्नमेंट के दूसरी एक्टिविटीज़ से आती हैं, कुछ कैपिटल रिसिप्ट से आते हैं, दैट इज़ रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। एनुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर लिस्ट बनाया जाता है गवर्नमेंट की, कहाँ कहाँ से कितना किस रिसिप्ट मिल रहा है, उनको कहाँ कहाँ हम किस किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, पूरा लिस्ट प्रॉपर होता है। एंड इकोनॉमिक गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग फिजिकल ईयर, और जो गवर्नमेंट बजट होता है वो कमिंग फिजिकल ईयर के लिए ही तैयार होता है। ये तो शॉर्ट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें ये है, दैट इज़ पब्लिक गुड्स आल्सो नोन एज पब्लिक प्रोविजंस। गवर्नमेंट बजट में पब्लिक गुड्स का जिक्र किया जाता है कि गवर्नमेंट ही वही इंस्टीट्यूशन है दैट्स प्रोवाइड द बेसिक सर्विस टू द पब्लिक, दैट इज नोन एज पब्लिक गुड्स। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क बना दिया, ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है,
या फिर पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, पार्क हो गया, ये सब गवर्नमेंट जो है कंट्री के लोगों को फैसिलिटेट करती है, प्रोवाइड करती हैं। अच्छे रोड बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, रोड पर स्ट्रीट लाइट लगवाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, एक सार्वजनिक शौचालय बनाना है, ठीक है ना, टॉयलेट बनवाने हैं, मार्केट को सही करवाना है, मार्केट की जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। दिस ऑल आर नोन एज पब्लिक गुड्स। लेकिन वहीं पर देयर आर सम टाइप्स ऑफ गुड्स आल्सो दैट इज ओनली फॉर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स, दैट इज नोन एज प्राइवेट गुड्स। Private goods or goods can be provided through the market mechanism transaction between the individual consumers and the producer. Producer और individual के बीच का होता है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसके लिए एक इंडिविजुअल पे करता है, जो केवल उसी को मिलता है जो उसका पेमेंट करता है। सो दिस इज नोन एज प्राइवेट गुड्स। फॉर एग्जांपल, आप जिम जाएंगे, आप जिम वाले को अपना पेमेंट करेंगे तभी उसकी फैसिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई इवेंट में जाना चाहते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो उसको टिकट लेके जाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव क्लब में जाना है, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में मील करना, दिस आर नोन एज इंडिविजुअल गुड्स एंड आल्सो नोन एज प्राइवेट गुड्स। ओके, तो हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बजट। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट, आप सबको पता चलेगा बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसीव्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीव्ड एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसीप्ट एंड पेमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट्स। फर्स्ट इज नोन एज बैलेंस बजट और सेकेंड इज नोन एज अनबैलेंस बजट। बैलेंस का मतलब होता है जहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट बोथ आर इक्वल, बट जहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं, वेयर द गवर्नमेंट रिसीप्ट इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नोन एज अनबैलेंस बजट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनबैलेंस बजट। First is surplus budget and second is deficit budget. So we can say that there are three types of budget. First, balance budget, second, surplus budget and third, deficit budget. इन तीनों को हमें समझना पड़ेगा, ये तीनों क्या क्या है। फर्स्ट वन इज बैलेंस बजट। द बैलेंस बजट क्या होता है? द बजट वेयर द गवर्नमेंट रिसीप्ट्स इज इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। का गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए का रिसीप्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपने बजट में 100 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कर देती है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इस सिचुएशन को मिल पाना। बेसिकली ये अगर कोई बनाता भी है तो डेवलप कंट्री के थ्रू, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री तो ये बना नहीं पाएगी, क्योंकि उनको अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। सो वेयर द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बोथ आर इक्वल इन द बजट, दैट इज नोन एज बैलेंस बजट। ठीक है, और ये बेसिकली केवल डेवलप कंट्री प्रीफर कर सकती है, लेकिन वो भी नहीं करती है। अंडर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नॉट प्रीफर दिस टाइप ऑफ बजट। ओके, सेकेंड बजट इज सरप्लस बजट। Surplus budget is the budget where the government receipt is more than the government expenditure। मतलब तो गवर्नमेंट को अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट 80 रुपये ही खर्च करती हैं। ऐसे में गवर्नमेंट के पास 20 रुपीज़ सेव हो जाता है एज ए रेवेन्यू, एज ए सरप्लस। लेकिन हम सबको पता है गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनेट फॉर द सरप्लस। गवर्नमेंट का काम पैसे बचाने का नहीं होता है। तो ये सरप्लस बजट तो भूल जाइए, कोई भी नहीं बनाता है। बेसिकली सरप्लस बजट उस टाइम बनाया जा सकता है किसी कंट्री में जब उस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इस तरह का बजट बनाया जा सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। कोई नॉर्मल बजट जो है सरप्लस बजट की तरह से नहीं बनाएगा, कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी, मुश्किल। खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो सरप्लस बजट मुश्किल ही है, पॉसिबल नहीं इंडिया में बना पाना, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है ना, उससे ज़्यादा रेवेन्यू होते हैं, और गवर्नमेंट का काम यहाँ पर रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता है। थर्ड वन इज डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट इज द बजट वेयर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट अपने बजट में खर्चे ज़्यादा करती हैं, इवन गवर्नमेंट की इनकम उतनी नहीं होती है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सरप्लस नहीं होता है, दैट इज नोन एज डिफिसिट। और ये डिफिसिट क्या होता है, कितने टाइप क्या होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये डिफिसिट होता है, इस डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को लेना पड़ता है लोन्स, यानी कि उधारी, बोरोइंग्स, क्योंकि भाई हमारे पास जितना पैसा था वो तो खर्च हो गया, उससे भी ज़्यादा हमने खर्च कर दिया, तो पैसे कहाँ से आएंगे भाई? पैसे हमें किसी दूसरी कंट्री से उधार लेना पड़ेगा, वारो करना पड़ेगा। इस तरह से कंट्री के ऊपर लोन धीरे धीरे बढ़, क्योंकि लोन जब आएगा फ्री में नहीं आएगा, हमें उनका इंटरेस्ट भी देना, तो हम अपनी इनकम एक बड़ा पार्ट इंटरेस्ट में दे देते हैं। तो यही धीरे धीरे आपके ऊपर एक होता है ना लोन ट्रैप, ठीक है ना, हम उस डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, जैसे इंडिया इस टाइम है। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजट क्यों तैयार किया जाता है?
बजट बनाने के पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर द गवर्नमेंट बजट? हियर द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, reallocation of resources, reducing inequalities, economic stability, growth of economy, employment opportunity, management of public enterprises and reducing regional disparities. अब इन सबको हमें थोड़ा सा डिटेल से जानना जरूरी है. नेक्स्ट फर्स्ट वन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. कंट्री की गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास जो इनकम एंड वेल्थ है या फिर लोगों की इनकम वेल्थ है, जो इनइक्वलिटीज़ है, उसको कम करना. ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना ये नहीं कि लोगों से सारा पैसा ले लिया और उसके बाद सबको बराबर बराबर बांट दिया. ऐसा नहीं होता है. इट इज़ नॉट प्रोसेस. यहाँ पर इक्वलिटीज़ को बढ़ाने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो पुअर है एंड जो रिच है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको कम करने के लिए रिच पीपल के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और पुअर पीपल के ऊपर कम से कम टैक्स लगाने की कोशिश. देखिए, गवर्नमेंट इक्वल टू टैक्सेशन एंड ट्रांसफर पेमेंट्स बीइंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम. राइट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रेसिव होता है एंड जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि वो टैक्स पे ज़्यादा करे, और जिनकी इनकम कम होती है या तो जीरो टैक्स होता है या तो मिनिमम टैक्स होता है. जैसे भारत में देखा होगा आपने कि 5% से शुरू होता है टैक्स, 30% तक जाता है. यानी कि जिनकी इनकम सबसे ज़्यादा है वो 30% का टैक्स देते हैं. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 0% टैक्स देते ही नहीं है क्योंकि उनकी इनकम कम होती है. नेक्स्ट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कंट्री की रिसोर्सेज है उसको गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इस तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों ही उस रिसोर्स को इक्वली तरीके से यूज़ कर सके और कंट्री के लोगों की डेवलपमेंट के लिए. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम होता है प्रॉफिट मोटिव एंड प्रोडक्शन मोटिव, एंड जो पब्लिक सेक्टर का काम होता है टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो दोनों ही इक्विटेबल वे में होना चाहिए. इसी को बोलते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक गुड्स. गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स फॉर द फैसिलिटेट दैम. जैसे पार्क हो गया, अच्छे रोड हो गए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गया, ओके, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, पुलिस सिस्टम हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया. दिस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस ऑल द फैसिलिटी टू द पब्लिक. और पब्लिक इन फैसिलिटी को चाहती हैं और उनको चाहता है कि ये सब, क्योंकि ये कोई प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में, बजट पॉलिसी में इन सबको प्रॉपर वे में मैनेज करती है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. सब कुछ अपनी जगह पर. किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल तभी बढ़ सकता है जब इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. ग्रोथ का सीधा मतलब है यहाँ पर ग्रोथ ऑफ जीडीपी, और जीडीपी बढ़ाने के लिए कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ने के लिए आप सबको पता है कि इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का होना जरूरी है. जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंट्री का क्या आएगा, ग्रोथ होगा. नेक्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट का एक बेसिक रोल होता है कंट्री के लोगों को, कंट्री के पीपल का, रेजिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो दिया नहीं जा सकता इतना ज़्यादा. तो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है. दैट गवर्नमेंट मस्ट हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. तो ये गवर्नमेंट अपने बजट में इस तरह से पॉलिसी बनाती हैं, इस तरह से स्कीम तैयार करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम मिलेगी, इनकम होगी तो वो टैक्स प्रोवाइड करेंगे जिससे गवर्नमेंट को इनकम होगी. तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सब कुछ होने के बाद इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का होना जरूरी है. स्टेबिलिटी का मतलब होता है इकोनॉमी में कभी जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा लो होता है. जब प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने लगता है, लो होने पर डिफ्लेशन आने जाता है, डिफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ने लगता है, महंगाई बढ़ती है. तो इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट ये सब कुछ अपने बजट में करती है. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है, टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सकता है और टैक्स को
कम किया जा सकता है। तो ये सब गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। देखिए गवर्नमेंट कुछ एज ए प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। हमें पता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स है गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। बहुत सारे बैंक्स है, फॉर एग्जांपल वेयर और मैनी बैंक्स। इसके अलावा HP कंपनी है, NTPC है, ओके, ऑयल सेक्टर्स है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और गवर्नमेंट उन सबका मैनेजमेंट अपने बजट के थ्रू, उनको फंड प्रोवाइड करना है, उनको अलग अलग चीज़ें, वहाँ पर कोई मशीनरी लगानी है, नया ब्रांच लेना है, उसको सेल करना इंटरप्राइजेस को, उसको अलग से जो है फंड वगैरह प्रोवाइड करना, इस सब कुछ गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही करती है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ बजट। बजट का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कंट्री का जो बजट बनाया जाता है अपनी इकोनॉमी पर 3 लेवल में इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट, इट ब्रिंग्स एग्रीगेट फिजिकल डिसिप्लिन लेवल, दैट इज बजट ट्राइज टू मेंटेन द आइडियल बैलेंस बिटवीन द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट के थ्रू गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि एक आइडियल पोजीशन बना रहे, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस हो। बैलेंस होने का ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डिफिसिट हो गया, सरप्लस की जगह, हम सरप्लस तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर डिफिसिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट कंट्रीब्यूट बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज गवर्नमेंट थ्रू द बजट विल एलोकेट द रिसोर्सेज टू द दोज एरियाज वेर इट इज सोशली डिज़ायरेबल। जो कंट्री का रिसोर्स है गवर्नमेंट चाहती है उसको एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से अपनी इकोनॉमी में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, जिस सेक्टर का अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट में है, अंडर रेट है, उनको आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्स को उस तरीके से ही यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट इज थ्रू बजट गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लान इम्प्लीमेंट द सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है। 3 लेयर में गवर्नमेंट काम करती है, बजट काम करती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे कंपोनेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। वेयर द कंपोनेंट ऑफ बजट की बात करते हैं, बजट को एज पर कंपोनेंट इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। हियर इज रेवेन्यू बजट एंड हियर इज कैपिटल बजट। जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट का 2 ही पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू एंड एक होता है रिसिप्ट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, पैसा आना और पैसा। लेकिन पैसे आना और जाना भी 2 टाइप में बांटा जाता है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू वेयर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसका डायरेक्टली देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रेवेन्यूज ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन द कैपिटल बजट इट इज डायरेक्टली इफेक्ट टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, दैट इज कैपिटल रिसीप्ट्स एंड अदर इज रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट्स एंड अदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम जो है डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट इज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर इफेक्ट एनी गवर्नमेंट एसेट्स और लायबिलिटी, जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये 2 तरीका होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक होता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में जाना है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होता है गवर्नमेंट को मिलने वाले नॉर्मल एक्टिविटी से मिलने वाले रिसिप्ट। तो दिस रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी, ये ऐसे रिसिप्ट होते हैं जिससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती, कोई कर्जा वर्जा नहीं आता है, नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स, ना ही कोई एसेट्स कम होते हैं। आइदर दीज रिसिप्ट आर रिलेटेड टू द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं, और दीज आर नॉन रिडीमेबल एक्सपेंडिचर, तो दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फॉर द गवर्नमेंट। दीज आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स, ये टैक्स और नॉन टैक्स में डिवाइड होते हैं। गवर्नमेंट को इसको किसी को रिटर्न नहीं करता है, गवर्नमेंट इसके बदले में कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स और नॉन टैक्स क्या होता है? फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या है? तो टैक्स रेवेन्यू को जानने के लिए हमें टैक्स को समझना पड़ेगा।
टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। देखिए जो टैक्स होता है, ठीक है, पहले यहां समझ लेते टैक्स क्या होता है। टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ द पब्लिक टू द गवर्नमेंट, इम्पोज बाय गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंटरप्राइजेज हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ने अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है दे हैव टू पे, चाहे कोई भी हो, उसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। दीज आर नोन एज टैक्स। अब टैक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर हाउस होल्ड एंड फर्म्स हैव टू पे, फाइनल बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। जिसका फाइनल बर्डन किसी, मान लो टैक्स मिस्टर ए पर पड़ रहा है तो मिस्टर ए को ही पेमेंट करना होगा, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया सकता, भाई मैं नहीं दूसरा, ना ही इसको हम छोड़ सकते हैं कि भाई हम नहीं देंगे, हम इसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, हम इसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। आप पर लगाया गया है तो देना पड़ेगा, सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कारपोरेशन टैक्स और गिफ्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है विच आर लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनल बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन द अदर्स, सॉरी कैन बी शिफ्टेड। मतलब ये वो टैक्स होते हैं जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है और इन टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है या बचा जा सकता है। भाई टैक्स नहीं देना तो उस ऐसे सामान का यूज़ मत करो जिस पर टैक्स लगता है, ख़त्म कहानी। दुकानदारों पर लगता है तो दुकानदार जो है कस्टमर से पैसे वसूल करते, फिर पे करते, वो खुद नहीं पे करते। ये ऐसे टैक्स से हम बचा सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, सो इस टैक्स को और रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स में ही जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। प्रोपोर्शनल टैक्स आल्सो प्रोग्रेसिव टैक्स, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, इट इज़ अ टैक्स कॉज रिलेटिवली मोर बर्डन ऑन द पुअर एंड लेस ऑन द, ये वो टैक्स होते हैं जो पुअर पर अधिक लगता है और गरीब जो है रिच पर कम इसमें लगता है। बेसिकली ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स आर नोन एज रिग्रेसिव टैक्स। अगर गवर्नमेंट ने तय किया 10% का टैक्स देना है तो इक्वली सबको देना है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। जबकि प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनकम के अकॉर्डिंग लगता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम। जिसकी इनकम कम है कम टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है ज़्यादा टैक्स लगता है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ ये टैक्स बढ़ती चली जाती है। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स पे लगता है और ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। नाउ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जब हम नॉन टैक्स रिसिप्ट की बात करते हैं, दीज आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर रिसीव्ड by the other operation of the government where government provides some types of services and other activities। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, आपको गवर्नमेंट सर्विस का यूज़ करना है, देन यू हैव टू पे, और ये गवर्नमेंट को दूसरे काम के रेंडरिंग बदले में मिलता है। फॉर एग्जांपल फीस, गवर्नमेंट कोई स्कूल कॉलेज खोलती है, वहाँ पर फीस लेती है, हॉस्पिटल की फीस होता है। इसका मतलब पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, गवर्नमेंट की बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उस कंपनी की गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप रेलवे का यूज़ करते हैं, आप गवर्नमेंट बसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, आप कहीं गवर्नमेंट पार्क का यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट शॉप का यूज़ करते हैं, तो बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यू हैव टू पे, तो गवर्नमेंट की इनकम है। नेक्स्ट स्पेशल असेसमेंट होता है, आप गवर्नमेंट से कोई दूसरा काम करवा रहे हैं, कोई दूसरे गवर्नमेंट को स्पेशल है, गवर्नमेंट की कोई स्पेशल सर्विस का प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइन्स एंड पेनल्टीज। अगर आप गवर्नमेंट की बनाए हुए लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं, आपसे कहा जा रहा है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाए, लेकिन आप तो हीरो है, हेलमेट छोड़ के क्योंकि बाल खराब ना हो जाए इसलिए आप बिना हेलमेट की गाड़ी चलाएंगे, पुलिस ने पकड़ लिया, चालान काट दिया, तो पेनल्टी देनी पड़ी ना। आप फिर गवर्नमेंट ज़बरदस्ती नहीं ले रही है क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया है, सो यू हैव टू पे। आप कहीं पर जो है डीजे बजाए जोर जोर के, जो कि जरूरी नहीं, आप इलीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो गलत है। गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से गिफ्ट मिलता है, ग्रांट मिलता है, डोनेशन मिलता है। इसके अलावा स्पेशल लेवीज होता है, गवर्नमेंट भी जिसमें बारोइंग करती है, उधार लेती रहती है। ये सब गवर्नमेंट के अलग अलग तरह की रिसीट्स होते हैं जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मिलती हैं। नाउ हियर इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट उन पैसे को खर्च भी करती हैं। गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे वेज नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स, ना ही इससे कोई एसेट्स बनता है, नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इससे कम होती है। मतलब इससे गवर्नमेंट के नॉर्मल एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं, वो नॉर्मल गवर्नमेंट के कैपिटल
एसेट्स पर, कैपिटल गुड्स पर कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल के गवर्नमेंट के नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को रन करना है, कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो ये नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, गवर्नमेंट को सैलरीज देनी है, पेंशन्स देने हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, सब्सिडी प्रोवाइड करना है, ग्रांट्स देना है, दीज ऑल आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वर्दी बनवानी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, गांव में छोटे छोटे रोड बनवाने हैं जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स वगैरह क्रिएट नहीं हो रहे, ना ही कोई कर्जा वगैरह पेमेंट हो रहा है, लेकिन खर्चे होते हैं। खर्चे जैसे हम लोग घर में रहते हैं, ठीक है ना, हम बिल्डिंग ना बने, खाना पेट तो भरना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो सब नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दीज आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लान वे में और एक होता है नॉन प्लान। फिलहाल प्लानिंग तो खत्म हो गया, तो ये मैटर अब खत्म हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज दोज बजट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इससे एसेट्स या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, या लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है। दीज आर आल्सो टू टाइप्स, वेयर इज कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज कैपिटल रिसीप्ट्स। Capital receipts are those receipts of the government which either create liabilities or reduce assets। या तो इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब सीधी बात है गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ेगा, या फिर गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। क्या, ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल इसमें तीन तरह की होती चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज बोरोइंग, सेकेंड वन इज रिकवरी ऑफ लॉस, थर्ड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बोरोइंग करती है, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, उधार लेती है। गवर्नमेंट बहुत सारे एरियाज़ को लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, बाद में उस लोन को रिकवर करती हैं, इससे गवर्नमेंट का पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन इससे गवर्नमेंट ने दूसरे को उधार दिया था तो गवर्नमेंट के एसेट्स बनाता, वो एसेट्स कम हो जाते हैं। दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के एसेट्स है, गवर्नमेंट का लैंड है, बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट उसको उसके शेयर्स को ओपन मार्केट में या प्राइवेट सेक्टर को सेल करती हैं, बदले में प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने के बदले में गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है, दैट इज़ द रिसिप्ट। दिस टाइप ऑफ रिसिप्ट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इससे जो है गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं। तो तीन टाइप की कैपिटल रिसिप्ट होता है, एक उधार लेना, दूसरा दिया हुआ उधार वापस ले लेना, और तीसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, इसका मतलब अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देना। नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस द एक्सपेंडिचर वेयर आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी। इससे या तो एसेट्स क्रिएट होते हैं या तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है। मान लीजिए लायबिलिटी, आपने कोई उधार ले रखा है, लोन ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, लोन का पैसा वापस कर दिया, ठीक है ना, पैसा चला गया, खर्चा हो गया, लेकिन आपकी लायबिलिटी कम हो गई। या फिर आपने हाईवे बनवा दिया, आपने कोई पुल बनवा दिया, आपने कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री डलवा दी, ठीक है ना, प्रोडक्शन यूनिट लगवा दिया, तो ये सारे केस है। आपने जो है बाहर से डिफेंस से इक्विपमेंट्स परचेज किए, जैसे जेट परचेज कर लिया, ठीक है ना, बड़े टैंक परचेज कर लिए, डिफेंस इक्विपमेंट, दीज आर क्रिएट द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। थोड़ा सा जल्दी मैंने भगाया है, और कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होता है ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।